अब देखिए, अब समझना है हम लोगों को कि ये आंग्ल प्राच्य विवाद क्या था हमारा, ठीक है। अब ये जो विवाद था दरअसल 2 ही पॉइंट पर टिका हुआ था कि शिक्षा का विषय क्या होगा और उसका भाषा क्या होगा, यानी कि माध्यम, मीडियम, किस भाषा में शिक्षा दिया जाए, है ना। देखिए, जब सारे ब्रिटिश लोग मिल करके ब्रिटिश शिक्षा नीति को जब लागू कर रहे थे तो आपस में मीटिंग हुआ, कई सारे लोग थे उसमें, जिसमें प्रिंसेप बंधु भी थे और ट्रेविलियन एवं मैकाले जैसे भी लोग थे। कई सारे लोग मिल करके, देखिए आज भी जो भारत में जो शिक्षा नीति वगैरह जो लागू होता है, नई शिक्षा नीति लागू हुआ ना अभी, कस्तूरी रंगन समिति, कस्तूरी रंगन समिति नाम है ना। नई शिक्षा जो नीति लागू हुआ किनके अध्यक्षता में हुआ भारत में, अभी जो हुआ है, अभी भारत में नई शिक्षा नीति लागू हुआ ना भाई, उनके अध्यक्ष कौन थे? कस्तूरी रंगन, वही तो कर, कस्तूरी रंगन समिति जो है, इसका मतलब है कि उसको लीड कौन किए होंगे? कस्तूरी रंगन किए होंगे, इसीलिए उनके नाम पर ये हुआ। बात समझ रहे हैं? देखिए, वर्तमान दौर में भी और पहले भी जब भी एजुकेशन पॉलिसी बनाए जाते थे तो कई सारे लोगों का टीम होता है, वो लोग मिल करके बैठ करके तय करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होना चाहिए और बच्चों को किस भाषा में पढ़ाना है। अभी तो ये सिचुएशन है कि भारत की जितने भी तमाम भाषा है सभी में पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप देखते होंगे कि शिक्षा का जो मामला होता है राज्य और केंद्र दोनों के बीच बटा हुआ है। शिक्षा को बोलते हैं समवर्ती सूची। शिक्षा किस सूची में आता है? समवर्ती सूची। उसको इसलिए रखा गया क्योंकि भारत में अलग अलग स्टेट का अपना अलग अलग लैंग्वेज है, तो केंद्र सरकार जो भी शिक्षा तय करती है उसको अलग अलग भाषा में और कुछ हद तक राज्य के भी अपने विषय को जोड़ा जाता है। जैसे एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्या है हमारा मेनली तो एनसीईआरटी ही तय करती है कि हमें भारत में क्या पढ़ना है। तो सीबीएसई या एनसीईआरटी जो तय करती है उसके हिसाब से सिलेबस बनता है। हालांकि भारत में आईसीएसई भी है और भी कई प्रकार के बोर्ड है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि भारत में अभी भी शिक्षा का माध्यम क्या होगा वो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर तय करता है ना। शिक्षा में किस विषय पे पढ़ाया जाएगा केंद्र और राज्य दोनों मिलकर तय होता है। तो ब्रिटिश में भी कई सारे लोगों का टीम था। अब ये इन लोगों को ये मिलकर के तय करना था कि आखिर बच्चों को यहाँ पर उस समय मतलब कि भारत के लोगों को किस भाषा में शिक्षा दिया जाए और शिक्षा का विषय क्या हो, इस पर पूरा विवेचना चल रहा था, बहस चल रहा था। इसी में क्या हुआ कि आपस में सहमति नहीं बन पाया और इसमें दो गुट बट गए। एक गुट था कौन? ट्रेविलियन एवं मैकाले। इनका मानना था कि भारत में शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? अंग्रेजी, क्योंकि ये आंग्ल यानी कि अंग्रेजी को सपोर्ट करने वाले थे। तो देखिए ये विषय को लेकर के देखिए हुआ क्या था। ट्रेविलियन एवं मैकाले या प्रिंसेप बिंदु जो है, ये दोनों में मतभेद देखिए क्या हुआ, समझिएगा बात को। विषय को लेकर के आपस में सहमति हो गया कि किस विषय में मतलब सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। सब्जेक्ट में दोनों में यह तय हुआ कि ठीक है भारत में आधुनिक शिक्षा देंगे, मॉडर्न एजुकेशन देंगे। और आधुनिक शिक्षा का मतलब क्या? लौकिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा देंगे। लौकिक मतलब क्या होता है? लौकिक और पारलौकिक का मतलब समझते हैं क्या होता है? लौकिक का मतलब होता है इस देश दुनिया में जो चीज आपको दिख रहा है इसको लौकिक कहते हैं। इस दुनिया के बियॉन्ड जो दूसरा दुनिया है जिसकी व्याख्या कौन कर सकता है? केवल एंटीनाधारी, इसके अलावा कोई व्याख्या नहीं कर सकता है। मतलब उनका जो सिग्नल होता है, एंटीनाधारी अलग अलग धर्म में सारे लोगों के पास अपना अपना एंटीना है जो किसी खास वर्ग के पास होता है। जैसे हिंदू धर्म में आमतौर पे हिंदू धर्म की व्याख्या कौन करता है? जो पुरोहित वर्ग के लोग होते हैं। उसी तरह इस्लाम में जो मौलवी वर्ग का जो लोग है, उसी तरह क्रिश्चियन में जो पादरी लोग हैं। तो अलग अलग धर्म में धार्मिक प्रमुख होता है और ये बातें केवल उसको समझ में आता है कि इस दुनिया के बियॉन्ड भी कोई दुनिया है। मतलब कि स्वर्ग और नर्क की जो बात है वो तो केवल धार्मिक लोग करते हैं। तो पारलौकिक की बात कौन करेगा? जो धार्मिक प्रमुख है। क्योंकि धर्म में इस बात का बार बार जिक्र है कि इस दुनिया के बियॉन्ड भी एक दुनिया है। हालांकि कैसी दुनिया है इसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। कोई गया कि नहीं गया पता नहीं, अब गया होगा तो कोई लौट कर आया कि नहीं आया पता नहीं, ये केवल उनको पता है। उनको पता है कि आप अच्छे कर्म करोगे। जैसे कि इस्लाम में क्या होता है, अगर आप अच्छे कर्म करोगे
तो आपको ऊपर 72 हुरे मिलेगी। ऐसा मौलवी जी कहते हैं कि अच्छे कर्म करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत नसीब कराएंगे, और वहाँ पर तुम्हें 72 हुरों का इंतजाम है। 72 हुर का मतलब समझते क्या होता है? 72 परियां वो आपका इंतजार कर रही है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे, आप अगर नेक दिल इंसान होगे तो अल्लाह ताला ऐसा बोल के गए हैं, और ऐसा कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। वही भाई बोलने वाले थे कि ये बात जब आप पुरुषों के लिए कह रहे हैं कि 72 हुरे वहाँ पर वेट कर रही है, तो थोड़ा महिलाओं का भी इंतजाम हो जाता। 72 ना सही, कम से कम 36 ही सही होना चाहिए था ना। लेकिन महिलाएं मरने के बाद जब स्वर्ग जाएंगी तो उनका क्या व्यवस्था होगा, इस बारे में कुछ नहीं लिखा है। यहाँ पर वो धार्मिक किताब चुप है। और हम केवल इस्लाम की बात नहीं कर रहे, ये बात हिंदू धर्म में भी है। स्वर्ग और नर्क में लगभग पाप पुण्य का सारा जो बीड़ा है वो महिलाएं अकेले उठा कर लेके चली है। पति के लिए भी खुद व्रत करेगी, बेटा के लिए भी वही करेगी, अपने लिए क्या करेंगी पता नहीं। अपने लिए खुद के लिए कोई व्रत है उनका? नहीं है। हमेशा आपको फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए आपको सेक्रीफाइस करना है। और ये सारी किताबें लिख चुका है। चाहे आप सोमवारी कीजिए, मंगलवारी कीजिए, शुक्र है कि बुध बच गया बेचारा। आप फिर गुरुवार भी आ ही जाता है, पीले पीले कपड़े में चलना है आपको। फिर शुक्रवारी भी खट्टा नहीं खाना है, समझ रहे हो ना? खट्टा नहीं खाना, इससे संतोषी माता नाराज हो जाती है। हाँ हनुमान जी सब मतलब कि अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि विवाद जो है, जैसे स्वर्ग और नरक की बात है, अब इस दुनिया की बात पे इनका क्यों ध्यान रहेगा? आपके पारलौकिक जीवन में जो स्वर्ग की बातें होता है, नरक की बातें होता है, उसकी बात ये क्यों करेगा? इसको मतलब है इस चीज से। तो जब अंग्रेज आएगा तो आपको जो एजुकेशन देगा वो किस चीज की देगा? लौकिक एवं वैज्ञानिक। अब लौकिक एवं पारलौकिक समझ में आया? पारलौकिक दुनिया उसको कहते हैं जहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते। अलौकिक दुनिया उसको कहते हैं जो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पहुंच सकते हैं। और हालांकि बहुत जगह हम पहुंच भी नहीं पाए। अब ब्रह्मांड के क्या सभी जगह पहुंच गए? लेकिन नहीं, पर है ये बात तो दिख रहा है, हमारे यहाँ से टेलीस्कोप से तो दिख रहा है। तो कभी ना कभी तो पहुंच ही जाएंगे। अब तो पहुंचना स्टार्ट भी हो गया। तो पहुंचने के लिए जो गाड़ी चाहिए हमारे पास, उसका विकास धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं और हो भी रहा है। अब तो स्पेस एक्स जैसी कंपनी, जो अमेरिका की कंपनी है, जो कि क्या नाम है उनका थी, एलन मस्क तो अब सबको कह रहे हैं कि चलिए आपको स्पेस घुमा के लाते। तो वो तो सैर कराने के चक्कर में है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दुनिया अब बहुत कुछ बदल चुका है। तो पहले का जो एजुकेशन सिस्टम हमारा भारत का था वो क्या था? ज़्यादातर हमारा पारलौकिक बातें ज़्यादा होती थी, आध्यात्म की बातें ज़्यादा। देखिए आध्यात्म और पारलौकिक में फ़र्क है। आध्यात्म होता है खुद को जानना। आध्यात्म क्या होता है? अपने आप को जानना ही आध्यात्म कहलाता है। और ये चीज़ आप बुद्ध से सीख सकते हो, महावीर से सीख सकते हो, क्योंकि आध्यात्म का सही मतलब वो समझे, अपने आप को जानना। बुद्ध क्या बोलते थे कि दुनिया में दुखों से भरा है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। लेकिन इस दुख का अंत भी है। वो कैसे? तृष्णा को खत्म कर दीजिए, इच्छा को मार दीजिए, आपका दुख खत्म है। तो ये जो बातें हम कह रहे हैं वो क्या है? आध्यात्म की बातें हैं। इसमें कहीं भी आडंबरवादी या चमत्कार वाली बात नहीं है। बात समझ में आ रहा है? जबकि जो बाकी जो बातें होती है कि अगर आप जैसे हरतालिका व्रत में किताब में क्या लिखा हुआ है? हरतालिका व्रत देखें, अरे बात तीज, उसमें महिलाओं के लिए साफ साफ लिखा गया कि जो महिला रात में सो गई फास्टिंग के दौरान, वो अगले जन्म में अजगरनी बनेगी। वो ऐसा लिखा हुआ है। आप जब कभी धार्मिक पुस्तक पढ़ना तो आपको लगेगा कि भाई ये क्या लिखा है। और महिलाएं भी कम नहीं है, हर साल वही किताब को पढ़ेगी और वो याद भी कर ली है पूरा। और ये चीज़ उसके चेतना में बस गया, क्योंकि इसको बचपन से सिखाया गया है। एक छोटी सी बच्ची वो जब अपनी माँ को करते हुए देख रही है अपने पति के लिए, तो कभी ना कभी उसके दिमाग में भी सेट होगा ना भाई। तो ये मूल्य उसके संस्कार के लेवल पे जा चुका है। तो जब उसका खुद की जब शादी होगी तो वो भी जैसे उसकी माँ एक्टिंग करती थी वही वो भी करेगी, फिर उसके बच्चे भी करेंगे। तो ये जो परंपरा के माध्यम से जो कर्मकांड चलते आ रहा है वो अचानक से खत्म नहीं होगा। तो अंग्रेज के आने के वजह से पहली बार ऐसा हुआ कि इन सारी चीज़ों पर ब्रेक लगा। अब लोगों को एजुकेशन में लौकिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा, वैज्ञानिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, अब अध्यात्म फिर भी अच्छा चीज़ है, लेकिन अब देखिएगा कि यहाँ पर जो वेद वगैरह की जो स्टडी, देखिए वेद में बहुत सारी चीज़ काम का भी है, ऐसा बात नहीं है।
वेद में काम का भी बहुत सारा चीज़ बात है और फिजूल वाली बात भी बहुत अच्छा है, तो हमको अपने काम का निकाल लेना। जैसे गीता में बहुत शानदार सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उतना काम का नहीं है। पढ़िएगा गीता, जो आपको बताएंगे उसमें एक तो बहुत सारे कवि थे, क्या बोलते थे कि पढ़िएगा गीता, नहीं पढ़ो गीता बनो सीता, फिर उसमें लगा पलीता। ऐसा कोई राइटर था, वो ध्यान में अभी नहीं आ रहा, वो ऐसा कह गए हैं गीता के बारे में कि पढ़ो गीता बनो सीता, फिर उन सब में लगाओ पलीता। मतलब कि आपको ना गीता की ज़रूरत है और ना सीता बनने की ज़रूरत है, आपको एक इंसान बनना है। और इंसान का फ़र्ज है कि सभी चीज़ों को अपने दिमाग के हिसाब से, अपने चेतना के हिसाब से आपको बेहतर बनना है। ठीक है, इसका डिटेलिंग कभी बाद में बताएंगे कि वो सीता बनने के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं कभी, उसमें इसको बाद में बताएं, क्योंकि फिर टॉपिक से हम लोग भटक जाएंगे। अभी जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको लगा बाप रे बाप तो सीता जी का अपमान है। अपमान नहीं है, वो उनका जो व्याख्या आप डिटेल में देखेंगे फिर आपको समझ में आएगा वो दरअसल कुछ और कहना चाह रहे हैं। ठीक है, हम बार बार वही चीज़ करेंगे। आप जब भी आप शिव जी का और राम जी से तुलना करेंगे, एक जगह पर पाएंगे कि राम जी काफ़ी कमज़ोर हैं। कहते हैं कि पति होना चाहिए तो शिव जी के जैसा होना चाहिए, है ना। अब पत्नी भी होनी चाहिए तो पार्वती की जैसी होनी चाहिए। कभी भी मूड होगा निकल लेगी। उनका जब देखते थे पार्वती जी को जब गुस्सा आता था वो कैलाश छोड़ के चली जाती थी और फिर शिव जी जाते थे उनको मनाने के लिए पीछे से। शिव जी को तो सब पता होता था कहाँ कहाँ वो छिपी हुई है, लेकिन तब भी ढूंढने का नाटक करते थे कि पार्वती तुम्हारे लिए तुम कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ कर आ गए। वो सारा कैलाश से लेकर के जितना भी आसपास का जितना पहाड़ पर्वत था सब जगह एक एक जगह से ढूंढ ढांढ के आ जाते थे। तो पार्वती जी चाहते थे कि वो मेरे लिए तड़पे, मेरे लिए बेचैन हो, यही चीज़ तो देखना चाहती थी वो। तो शिव जी भी अपने तरफ से पूरा कमिटेड थे कि मजाल क्या है कि पार्वती के बारे में इतनी सा कोई कुछ बोल के दिखा दे। और वहाँ तो सीता से सीधा सीधी बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया गया कि लव और कुश वाकई में राम के पुत्र हैं कि नहीं। ये तो मतलब औरत के कैरेक्टर पे सवाल था। तो इस चीज़ को सीता जी कभी सहन कर भी नहीं पाई और बाद में फिर जब राम अपनाने के लिए तैयार भी हो गए तो फिर सीता जी अपनाने के लिए तैयार नहीं हुई। ये देखिए, कहते हैं धार्मिक ग्रंथों में मैसेज भी बहुत कुछ छिपा हुआ है, काम का भी बहुत सारा चीज़ है, लेकिन फिजूल वाला भी बहुत चीज़ है। तो आपको अपने हिसाब से सीखना। देखिए, जब वो ग्रंथ लिखा जा रहा था उस समय के सिचुएशन के हिसाब से लिखा जा रहा था। रामायण महाभारत आज से बहुत सालों पहले लिखा गया है, तो तब का समाज तब लोगों का सोच अलग था और आज लोगों का सोच बदल चुका है। तो धार्मिक ग्रंथों में अपडेट नहीं होता है, जबकि संवैधानिक पुस्तक में क्या होता है, अपडेट होता है। इसलिए संविधान है, संविधान की बराबरी कोई भी धार्मिक पुस्तक नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, तो यानी कि दोनों मिलकर के, यानी जेम्स प्रिंसेप और ट्रेविलियन दोनों मिलकर के इस विषय पर तो सहमति हो गया भाई कि आधुनिक शिक्षा से दिया जाएगा। अब ये टेंशन तो क्लियर हो गया, पढ़ाना क्या है हमको ये पता है, पढ़ाएंगे कैसे, किस भाषा में पढ़ाएंगे, विवाद यहाँ पर था। तो देखिए, अब माध्यम क्या हो उस पर क्या था, मतभेद हो गया। अब आंग्लवादी का कहना था कि हम अंग्रेजी में पढ़ाएंगे, प्राच्यवादी का कहना है कि नहीं, अंग्रेजी में नहीं बल्कि भारतीय भाषा या फिर कोई भारत का जो स्थानीय भाषा है, यहाँ का लोकल लैंग्वेज, उसमें पढ़ाएंगे। उस समय लोकल लैंग्वेज क्या चलता था, अरबी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, ये कई सारी भाषाएं उस समय भारत में, प्राकृत भी चलता था तब। बात समझ में आ रहा है ना। तो भाषा के मामले में मतभेद था और प्राच्यवादी का दिमाग में देखिए क्या चल रहा है, आखिर क्यों ये चाहते थे कि भारतीय लोगों को उसके लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाए। रीजन ये था कि यहाँ के लोगों को भाषा और जाति के आधार पर क्या करना है, तोड़ना है। जब आपको आप ही के भाषा में, मेरी बात को समझिएगा, जब आपको आप ही के भाषा में आपके ही सभ्यता और संस्कृति के बारे में नीचा दिखाएंगे तो सोचिए आपको ज़्यादा बुरा लगेगा कि नहीं। देखिए, वो ये बताना चाह रहे थे, दरअसल प्राच्यवादी ये कहना चाहते थे कि जो हमारा सभ्यता संस्कृति जो यूरोप का है, यानी देखिए वो पढ़ाएगा क्या, प्राच्यवादी भी क्या पढ़ाएगा, वही वैज्ञानिक, लौकिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा देगा। वो बार बार ये एहसास दिलाएगा इन लोगों को कि आपका जो भाषा है, मतलब आपका जो कल्चर है वो डल है, आप लोग हम लोगों से काफ़ी नीचे हो, अभी बहुत सारा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, आपको साइंस पढ़ने की ज़रूरत है। तो वो यहाँ के लोगों को भाषा और जाति के आधार पर बांटकर अपना हित साध रहे थे। अपना हित क्या था, तोड़ना, भारतीय एकता को
तोड़ना। वो कभी नहीं चाहते थे कि भारत, देखो पहले का सिचुएशन क्या था, चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी भाषा बोलता हो, कोई फर्क नहीं करता है, आपस में हम लोग पहले मिलजुल कर रहते थे। अंग्रेज आकर के यहाँ के लोगों को उसकी भाषा और जाति के आधार पर, जो जाति में तो भेदभाव है ही, उसके आधार पर यहाँ के लोगों में तोड़ेगा। अब फिर देखिएगा कि यहाँ पर मदरसे के लिए अलग व्यवस्था करेगा और संस्कृत कॉलेज अलग व्यवस्था किया, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, एक ही स्कूल में, मेरी बात को समझिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एक ही स्कूल में मुस्लिम भी पढ़ते थे और हिंदू भी पढ़ते थे, तो वहाँ पर कभी भी डिस्प्यूट होगा, विवाद था क्या? लेकिन जैसे उनके लिए अलग व्यवस्था और इनके लिए अलग व्यवस्था होगा, जहाँ से दोनों को अलग अलग करना शुरू किया जाएगा, अब यहीं से क्या होगा, भाषा के आधार पर बटे ना आपस में, भाषा के आधार पर भी बटेगा और जाति के आधार पर भी बटेगा, यानी कि धर्म के आधार पर भी बांटा जाएगा। तो उनका मकसद क्या था, तोड़ना। अब ये इस तरीके से ये प्राच्यवादी चले। आंग्लवादी का क्या था दिमाग, ये भारतीय भाषा और संस्कृति की आलोचना खूब किया, जबरदस्त तरीके से, इससे भी ज़्यादा आलोचना ये किया। कौन? खास करके ये जो हमारे मैकाले हैं, वही मैकाले एजुकेशन जिसका बारे में पढ़ते हैं, आईपीसी, वही आईपीसी जो हम लोग आज भी रटे जा रहे हैं। तो ये ट्रेवेलियन और मैकाले का कमाल था। और ये बोलते हैं इनका, अच्छा ये क्या बोला, एक बात ये पहले पढ़ते फिर आपको वो बताते हैं। इनका मानना था, ट्रेवेलियन और मैकाले का बोलना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी, एक अच्छी यूरोपीय पुस्तक की अलमारी का एक भाग, वो भी मात्र एक भाग, यूरोप में कोई पुस्तकालय है, वहाँ के पुस्तकालय का मात्र एक भाग, कोई एक भाग संपूर्ण भारत तथा संपूर्ण अरब के साहित्य से अधिक मूल्यवान है। कितना खतरनाक बात बोला ही, समझ पा रहे हैं बात को क्या बोल रहा है? बोला कि आप जिस भाषा जो आप कह रहे हो ना, भारतीय लोगों को बोला कि आप बहुत अपने संस्कृति का गुणगान गाते हो, हमारे पास ऐसे था वैसे था, हम लोगों का इतिहास बहुत ही ज़बरदस्त था। बोला आपके पास कुछ नहीं था, आपके पास जितना लिटरेचर का किताब है ना, यूरोप कभी जाइए, यूरोप का मात्र एक अलमारी, उसकी भी बराबर, मतलब आपका पूरा अरब का जितना भी साहित्य होगा और भारत का जितना साहित्य, सबको मिला लीजिए, वो भी उतना मूल्यवान वैल्यूएबल नहीं है, काम का नहीं है, जितना मेरे पास सिर्फ एक अलमारी है। मतलब क्या, वो जताया कि हमारे पास जो किताब है वो ऑथेंटिक है। उदाहरण दें आपको, ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं आपको, छोटा सा बच्चा वाला एग्जांपल है। मान लीजिए कि आप लोगों को हम बोले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए बोले, आपको पॉलिटी पढ़ने के लिए बोले, और मेरे घर में जब भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने की बात होता है तो हम पढ़ते हैं केवल और केवल स्पेक्ट्रम को, और आपको जब बोलते हैं पढ़ने के लिए तो आपके पास क्या है, लूसेंट है, क्राउन है, यूनिक का ले लिए है, अलग अलग स्पर्धा का है, अलग अलग पब्लिकेशन की किताब आप रखें, क्या पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री। हम बोलेंगे आपका सारा किताब के बराबर, रंजना दे दीजिए। अब हम बोलेंगे आपको कि आपके पास जितना किताब है आप टोटल जोड़ लीजिए, सभी को बोल रहे हैं, उस सभी किताब के बराबर मेरा अकेला किताब है, स्पेक्ट्रम, सबका बाप। मतलब यही बात है कि आप प्रैक्टिकल समझ रहे हैं ना, नहीं वो तो आपको समझा रहे हैं ना, ये तो सच बात है। लेकिन यही बात अगर हम झूठ बोलते या फिर कुछ मतलब बढ़ा चढ़ा के पेश करते, जैसे यूरोप वाले क्या बोला कि हमारे पास जो पुस्तक में, लाइब्रेरी में जो किताब रखा हुआ है पुस्तकालय में, वो किताब एक अलग स्टैंडर्ड लेवल का है, और आपके पास क्या है, कुछ नहीं है, बेकार है। आज भी एक सच्चाई बताते हैं, लिटरेचर का जितना भी साहित्य का आप किताब उलट लो, ये बात सही आज भी है कि यूरोप के पास जो बुक है, जो यूरोपियन फॉरेनर का जो राइटर का जो बुक आता है, लिटरेचर वगैरह का पढ़िएगा, और हिंदी साहित्य में जो भी हमारे पास लिटरेचर का बुक है उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। ये बात सही है। हिंदी में जितने भी हमारे पास कंटेंट है, जितना भी राइटर का बुक, जैसे बहुत सारे राइटर लोग लिखते हैं, जैसे मन्नू भंडारी लिखी है, राजेंद्र यादव लिखे हैं, फणीश्वर नाथ रेणु है, कई सारे राइटर लिखे हैं। हाँ कुसुम है यहाँ पे। दीदी कितने बजे जाइएगा? हाँ 11 तो बज ही जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कहना हम ये चाह रहे हैं कि ये जितने भी तरीके से आप देख रहे हैं, ये बार बार वो टॉर्चर करेगा किसको, हमारे साहित्य के। तो हिंदी साहित्य आज भी कमज़ोर है अंग्रेजी साहित्य की तुलना में, इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? ये बात सही है कि आज भी इंग्लिश में जितनी अच्छी अच्छी किताबें हैं, हिंदी में वैसा
आज आप मार्केट जाइए साइंस का किताब खरीदने के लिए, आपको साइंस में जितना चाहे इंग्लिश मीडियम में मिलेगा उतना चाहे हिंदी मीडियम में नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आप टेक्नोलॉजी का बुक पढ़िए, इंग्लिश में है, हिंदी में है क्या उस तरह से? नहीं है। आज आप जाइए MBA करने के लिए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आप अगर MBA का कोर्स करने के लिए जाएंगे आज भी सारी किताब आपको किस में पढ़ना होगा? कोई अगर बोलेगा कि नहीं हम हिंदी में ही सारा चीज़ पढ़ेंगे तो पढ़ पाएगा? नहीं। तो ये देखो, अब समस्या क्या है, इनका जो कहना था हम इनकी बातों को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये नहीं पता था कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति कितनी बड़ी चीज़ है। ये इनका ये कहना था कि आपके मेरे पास जो एक किताब है उसकी तुलना में आपका किताब कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे बेहतर तो थे, इस बात को हम इनकार भी नहीं कर सकते, लेकिन बाकी इतिहास के मामले में अगर आप उलट के देखेंगे, आध्यात्म के मामले में देखेंगे तो हमारा इतिहास बहुत बड़ा है। और जिस टेक्नोलॉजी की बात कह रहे हैं उस टेक्नोलॉजी में भी हम बहुत बेहतर थे। बस ये था कि हम लोगों को अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं था। आज कितने सारे लोगों को अपने इतिहास के बारे में पता? भारत में ही आप लोग इतिहास सब लोग पढ़ रहे हैं अभी, क्या भारतीय इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी है? जबकि हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को अपने इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। आप उनसे अपना बिहार का इतिहास पूछ लो, उसको नहीं पता 38 जिला है कि नहीं। आप उसका सिर्फ ये पूछो कितने स्टेट है इंडिया में, उसमें भी डाउट हो जाएगा उसको। तो जब आपको अपना ही इतिहास पता नहीं है तो सामने वाला कुछ भी बोल करके चला जाएगा तो आप तो सुन के रह जाओगे ना केवल। हमारे पास जो बच्चा ठीक से पढ़ाई करेगा उसको पता है हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा सभ्यता था हड़प्पा सभ्यता। क्या वैसा टेक्नोलॉजी जो हड़प्पा सभ्यता के समय यूज होता था वैसा था किसी दुनिया के पास? क्या यूरोप के पास था? किसी के पास नहीं था। लेकिन इस बात की जानकारी ही नहीं हम लोग को। तो यहाँ के लोगों के साथ सबसे समस्या क्या है? ठीक से शिक्षा का स्तर ही कभी ऊंचा नहीं हो पाया। आज भी शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। तो जैसे जैसे आपका एजुकेशन का लेवल बेहतर होगा आप आगे बढ़ोगे, फिर आपको कोई दबा नहीं पाएगा। अभी भी जैसे आप लोग किसी दोस्त लोग से बात करते हैं कॉन्फिडेंट, अभी मान लीजिए कि ये पता हो कि ये बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो आपको लगेगा उसके सामने ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, क्योंकि डर लगता है कि पता नहीं क्या पूछ लेगा मेरे से। जिस दिन आपके पास शिक्षा एजुकेशन पूरा एकदम लबालब भरा हुआ रहेगा, आपको सारा चीज़ पता होगा, आप किसी से डरिएगा नहीं, कॉन्फिडेंट के साथ बात कीजिएगा। ये होता है। हम लोग शिक्षित सच में नहीं थे। भारत में उस समय शिक्षा का स्तर बहुत निम्न था और ये वजह था कि अंग्रेजों को जो मन में आया बोल करके चले गए। कभी भाई साहब ये मैकाले IPC का निर्माण करके चले गए, हम लोगों को लगा भाई यही सही है। तो ये जो बात कह रहा है, और उसके बाद एक बात और ये क्या बोलते हैं लॉर्ड मैकाले, ये बात तो लाइब्रेरी के मामले में तो हम लोगों को टॉर्चर करके चला गया। टॉर्चर क्या मतलब कह लो नीचा दिखा के गया। बाद में फिर जब हम लोगों के पास भी पढ़े लिखे लोगों का समूह जब आएगा, खास करके जो आपका क्या नाम था उनका, हाँ, जब शिक्षित मध्यम वर्ग जब आगे बढ़ेगा तो फिर आप देखिएगा कि जब ये राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर हो, या फिर क्या नाम था उनका, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल जो लागू किए थे, जो बुक लिखे थे, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, ऐसे कई सारे बड़े बड़े जब राइटर जो उभरेंगे आगे चल के, फिर देखिएगा अंग्रेजों की कैसे ईंट सीट बजाते हैं। ये जितना सारा फालतू की बात ये बोला, सारा बात उसको पलट के, हद तो ये हो गया कि जब विवेकानंद गए थे शिकागो सम्मेलन में स्पीच देने के लिए, तब दुनिया लोहा मानी थी हमारे सभ्यता और संस्कृति के बारे में। दुनिया को पहली बार बहुत दिन के बाद हम लोगों को एक अच्छा हीरो मिला, वो थे स्वामी विवेकानंद। पूरा दुनिया में जाकर के ऐसा भारत का डंका पीटे कि लोग मतलब कहते हैं अभी अपने बहुत सारे लोग जो भारतीय खुद बैठे हुए थे वही ग्रुप में, उनको भी नहीं पता था अपने इतिहास के बारे में। जब बोलना शुरू किए थे तो करीब करीब एक सप्ताह तक कंटिन्यू बोले थे वो। समझ रहे बात को? तो ये नॉलेज की कमी की वजह से होता है। अब ये ट्रेवलिन और मैकाले एक और चीज मानना था। ये एक सिद्धांत लेकर के आए थे, उस सिद्धांत का नाम क्या था? अधोन्मुखी निस्यंदन सिद्धांत। इसका मतलब क्या? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इनका ये कहना था कि अगर आप कुछ लोगों को अगर आप शिक्षित करते हो, कुछ लोगों को अगर आप पढ़ाते हो, तो वो ऑटोमेटिक अपने से नीचे वाले लोगों को क्या करेगा? शिक्षित करेगा। ये इसको शिक्षित करेगा, फिर ये इसको शिक्षित करेगा, और फिर ये अपने नीचे वाले को शिक्षित करेगा। तो ये क्या हो रहा है? शिक्षा का स्तर किधर से हो रहा है? डाउनवर्ड हो रहा है कि अपवर्ड हो रहा है? डाउनवर्ड। डाउन मतलब नीचे जा रहा है। कुछ लोगों को पढ़ा दो, फिर वो अपने नीचे वाले लोगों को पढ़ाएगा, फिर वो अपने नीचे वाले को पढ़ाएगा। मान लो कि जैसे हमारे फादर ने हमारी अच्छा खासा एजुकेशन दिया, हमें मिला, अब हम क्या करेंगे? अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा। बस ये क्या है? इसको कहते हैं डाउनवर्ड
फिल्ट्रेशन, यानी वो शिक्षा का जो स्तर होगा वो छन छन कर नीचे जाएगा। जा रहा नहीं नीचे? कुछ लोगों को पढ़ाओ, बाकी लोगों को खुद ही पढ़ा लेगा। तो ये थ्योरी किनका था? ट्रेविलियन एवं मैकाले का। इसके बाद जब इसको पढ़ा देंगे, अभी लिखाएंगे पहले इसके बारे में, उसके बाद फिर इसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है? तो पहले हेडिंग ये दे दीजिए, इसके बारे में फिर आप लिखिए इसी चीज़ को। जो चीज़ बताए समझाए जितना अभी तक में, उसको लिखिए। अब हेडिंग वही दे दीजिए, आंग्ल प्राच्य विवाद, या हेडिंग दिया हुआ है ही तो नीचे से लिखना स्टार्ट कर दीजिए डायरेक्ट। जो बात हम लिखे ना बोर्ड पर, इसी को भाषा में कैसे लिखते हैं वो देखिए। लिखिए, आंग्लवादियों का नेतृत्व आंग्लवादियों का नेतृत्व ट्रेविलियन एवं मैकाले ने किया। ट्रेविलियन एवं मैकाले ने किया, जबकि प्राच्यवादियों का नेतृत्व प्रिंसेप बंधु अब ब्रैकेट में लिखिएगा जेम्स प्रिंसेप और हेनरी थोबे प्रिंसेप, यहाँ लिखा हुआ है इस तरह से, जेम्स प्रिंसेप और हेनरी थोबे प्रिंसेप, ब्रैकेट बंद कीजिए, कर रहे थे पूर्ण विराम दे दीजिए। भाई दोनों भाई थे, इसलिए तो बंधु लिखे हैं, प्रिंसेप बंधु, दोनों के टाइटल प्रिंसेप है। हेनरी थॉबे प्रिंसेप, ये प्रिंसेप यहाँ पे छूट गया है, हेनरी थॉबे प्रिंसेप होगा, दोनों भाई थे। इससे पहले कोई इतिहास में कोई भाई के बारे में पढ़े थे क्या? सैयद बंधु, क्या नाम था दोनों भाई का? सैयद बंधु में भाई सैयद दोनों था, पर दोनों भाई का नाम याद है आपको? सलीमुल्लाह और आगा खां, ठीक है? तो दूसरा बंधु देख रहे हैं, ठीक है? आगे लिखिए, पूर्ण विराम के बाद लिखिए, दोनों समूहों के बीच विवाद का बिंदु यह था कि उसके बाद डैश दीजिए और नीचे से दोनों पॉइंट लिखिए, ये दोनों। पहला पॉइंट, शिक्षा का विषय क्या हो। रूलिंग कॉपी में आप लोग बहुत सारे लोग लिखते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं रोज, और हम रोज कह रहे हैं कि सफ़ेद कॉपी में लिखिए। भाई आदत डालिए, फिर दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। शिक्षा का विषय क्या हो, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, शिक्षा का माध्यम क्या हो। शिक्षा का माध्यम क्या हो। उसके बाद देखिए, अब यहां से अब नया पैराग्राफ, विषय को लेकर इस बिंदु पर सहमति बनी कि विषय आधुनिक हो, जहां लौकिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा दी जाए, वैज्ञानिक शिक्षा दी जाए, पूर्ण विराम। किंतु भाषा को लेकर
किंतु भाषा को लेकर मतभेद कायम रहा। भाषा को लेकर मतभेद कायम रहा, पूर्ण विराम। फिर अगला पैराग्राफ से लिखिए। प्राच्यवादियों का तर्क था कि भारतीय भाषा से प्राच्यवादियों का तर्क था कि भारतीय भाषा से शिक्षा दी जाए, भारतीय भाषा से शिक्षा दी जाए। यूरोपीय ज्ञान विज्ञान को, इसमें पूर्ण विराम मत दीजिएगा, कंटिन्यू है पैराग्राफ, ठीक है। यूरोपीय ज्ञान विज्ञान को ऐसी भाषा से पढ़ाया जाए, ये प्राच्यवादी बोल रही बात को, यूरोपीय ज्ञान विज्ञान को ऐसी भाषा से पढ़ाया जाए, यूरोपीय ज्ञान विज्ञान को ऐसी भाषा से पढ़ाया जाए जिससे भारतीय परिचित हो, मतलब पढ़ाना क्या है, यूरोपीय ज्ञान विज्ञान को, लेकिन किस माध्यम से पढ़ाया जाए, उस माध्यम से जिस माध्यम में आप सहज हैं, जिस माध्यम में आप समझने लायक स्थिति में हैं, ठीक है। पूर्ण विराम। प्राच्यवादियों के इस तर्क के पीछे भी उनके अपने हित छिपे हुए थे, उनके अपने हित छिपे हुए थे। पूर्ण विराम। वस्तुतः वे भारतीयों को परंपरागत फारसी संस्कृत जैसी स्थानीय भाषा में शिक्षा देकर भाषा और जाति के आधार पर उन्हें बांटकर अपने हितों की पूर्ति करना चाह रहे थे। भाषा और जाति के आधार पर उन्हें बांटकर अपने हितों की पूर्ति करना चाह रहे थे। अपने हितों की पूर्ति करना चाह रहे थे। पूर्ण विराम। अब अगला पैराग्राफ में लिखिए। अब देखिए आंग्लवादी का तर्क क्या होगा। ये तो प्राच्यवादी का था पूरा। अब आंग्लवादी का तर्क था कि आंग्लवादियों लिखिएगा, आंग्लवादियों का तर्क था कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए क्योंकि तभी ब्रिटिश आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। क्योंकि तभी ब्रिटिश आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। क्योंकि तभी ब्रिटिश आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। पूर्ण विराम। इसी क्रम
इसी क्रम में मैकाले ने भारतीय भाषा और संस्कृति की आलोचना करते हुए कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी का एक भाग संपूर्ण भारत तथा अरब के साहित्य से अधिक मूल्यवान है। अंततः इस विवाद में, देखिए ये विवाद में फाइनली जीता कौन भाई? विवाद तो बनकर रह गया, लेकिन विवाद जीता कौन? ये ट्रेविलियन में मैकाले जीतेगा, ठीक है। अंततः इस विवाद में आंग्लवादियों की जीत हुई और शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा को अपनाया गया। इसी क्रम में अधोन्मुखी निस्यंदन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, अधोन्मुखी निस्यंदन सिद्धांत आया। ठीक है, हो गया। चलिए इसको अब पॉज कर लीजिए पहले, उसके बाद फिर अधोन्मुखी सिद्धांत पहले बताते हैं, उसके बाद। अब देखिए अधोन्मुखी निस्यंदन सिद्धांत देखिए क्या है। अब इसमें आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें क्या होगा कि जो पढ़े लिखे लोगों का जो समूह था, उनका काम क्या था? अपने से निचले स्तर के लोगों को शिक्षित करना। अब ये आंग्लवादियों के अनुसार इनका ये मकसद था कि जितने भी भारत के जो उच्च भारतीय वर्ग हैं, मतलब भारत में जो अमीर वर्ग के लोग हैं, उनको क्या करना है? इंग्लिश में आप पढ़ाओ, शिक्षा का माध्यम कैसे रखो? इंग्लिश में। उसको अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उसको शिक्षित करो, और वही उच्च भारतीय वर्ग क्या करेगा? अपने से निचले वर्ग को शिक्षित करेगा। मतलब अंग्रेजों ने आम भारतीयों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी किस पर सौंपा? उच्च भारतीयों पर। खुद से नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि वो एग्जाम ले रहा है। यहाँ पे सीटेट जैसी सुविधा नहीं थी कि टीचर एबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा और फिर टीचर लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, फिर वो टीचर पढ़ाएगा सबको। ऐसा सिद्धांत नहीं था। आम भारतीयों कुछ लोगों को शिक्षित करेगा, टीचर ट्रेनिंग के जैसा मान सकते हो आप, और यही क्या करेगा? अपने से निचले स्तर को शिक्षित करेगा। अब ये इसमें देखो ब्रिटिश सरकार का मकसद क्या था? ब्रिटिश सरकार चाहता था ये जो उच्च भारतीय वर्ग है, ये आचार विचार और रुचि के मामले में कैसा हो जाए, और अगर ये इनका दिमाग अंग्रेजों के जैसा हो गया, मतलब अंग्रेजों के जैसा दिमाग नहीं हो, आचरण करने के जैसा। आचार मतलब क्या होता है? बिहेवियर। विचार मतलब उनका सोचने का तरीका, और रुचि इंटरेस्ट। इन तीनों में ज्यादा इंटरेस्टेड कौन लग रहा है? अंग्रेजों का ज्यादा फोकस
हालांकि तीनों चीज़ था, भारतीय लोगों का आचार विचार और रुचि बदलना ये तो था ही, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस था अंग्रेज़ों का कि रुचि बदलो, लोगों का इंटरेस्ट बदलो, क्योंकि अगर रुचि बदलाएगा तभी तो वहाँ का सामान हम खरीदेंगे। अंग्रेज फाइनली क्या चाहते थे कि हम कंज्यूमर बन जाएं, ब्रिटिश वस्तुओं को खरीदने वाला एक खरीदार वर्ग चाहता था। और ये कैसे लागू होगा? ब्रिटिश शिक्षा नीति के माध्यम से होगा। तो एक उच्च भारतीय वर्ग आचार विचार और रुचि के मामले में कैसा बन जाए? अंग्रेज बन जाए। और ये अंग्रेज क्या करेगा? जनसाधारण के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा। मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको क्या करना है? मीडिएटर बनाना है। ये जो मध्यस्थ बनेगा, किसके लिए मध्यस्थ बनेगा? किसकी चापलूसी करेगा? ये अंग्रेज चाहते थे एक चापलूस वर्ग तैयार हो। और ये चापलूस वर्ग कौन होगा? ऐसा वो चाहते थे। कुछ लोगों का समूह रहेगा, पढ़ा लिखा है, भाई हम तुमको पढ़ाए हैं, तुम मेरे लिए वफादारी करोगे। लेकिन ये बात इनका क्या हो गया? ये जो सारा प्लानिंग था ये क्या हो गया? बुरी तरह से फेल हो गया। क्योंकि जो भी शिक्षित भारतीय वर्ग जो बना, जिनको भी अंग्रेजी में शिक्षा आपने दिया, अब वो क्या चाहेगा? पढ़ाई लिखाई लोग क्यों चाहते हैं? ताकि नौकरी मिल सके। वो क्या किए? सरकारी पद पर विराजमान हो गए भाई साहब। अब वो सरकारी ऑफिस में काम करेगा, अब यानी कि सरकारी पद पर अपने कार्य में व्यस्त हो गया। उसके पास अब टाइम है लोगों को शिक्षित करने का। अब वो टीचर वाला जॉब क्यों करेगा? जब इसको सरकारी ऑफिस में काम लग गया है, ऑफिस में वर्क कर रहा है, वो कभी पढ़ाने के लिए जाएगा लोगों को। और इसके वजह से क्या हो गया? अब अन्य भारतीयों को शिक्षित करने में अब इनको कोई रुचि रहेगा? इनका सरकारी जॉब लग गया, और सरकारी जॉब लगने के बाद इनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है किसी को शिक्षित करने में। अभी भी होता है ना भाई, जिनका जॉब लग जाता है, जॉब लगने के बाद वो फिर क्यों लोगों को पढ़ाएगा? पढ़ाना लिखाना छोड़ देता है। तो वही कहता है ये अन्य भारतीयों को शिक्षित करने में कोई रुचि। इससे क्या हो गया? जो प्लानिंग था वो पूरी तरह से क्या हो गया? फेल हो गया। और साथ ही साथ एक और घाटा क्या हो गया? ये जो घाटा हम लोगों का हो गया कि इनके यूनिवर्सिटीज कॉलेज के वजह से जितना भी सारा देसी विद्यालय था उसका अवहेलना हुआ। वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। अब यही चीज को लिखना है भाषा में। मध्यस्थ मतलब मीडिएटर, मतलब कि जो जनसाधारण का जो लोग है, आम लोग, और यहां पर कौन है? अंग्रेज। अब बीच में कौन रहेगा? भारतीय, उच्च भारतीय, पढ़ा लिखा लोग। अंग्रेज क्या चाहते थे कि अगर अंग्रेज तो चाहते थे जनसाधारण पर नियंत्रण करने के लिए, क्या समझिएगा, अंग्रेज चाहते थे जनसाधारण को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये कंट्रोल किनके माध्यम से करना चाहते थे? इसीलिए तो इसको पढ़ा लिखा रहे थे। किस दिन के लिए? कि ठीक से पढ़ोगे लिखोगे, इसी दिन के लिए। उच्च भारत मतलब कि आम लोगों को शिक्षित करना था। लेकिन ये भाई साहब क्या हो गए? सरकारी पद में जो तो और तेज चालू निकले। इनका सरकारी नौकरी निकला, वेतन अच्छा मिला, ये भूल गए फिर और लोगों को शिक्षित भी करना था। अंग्रेज का टेंशन हो गया, भाई हम तुमको किस काम के लिए शिक्षा दिए थे और तुम कर क्या रहे हो? फिर वही ताना मारेंगे कि क्या तुमको हम इसी दिन के लिए पढ़ाए थे। जैसे माँ बाप ताना देते हैं भाई। हाँ देखना, अगर अपने मर्जी से कहीं अगर विवाह कर लिए गलती से, फिर माँ बाप देखो क्या बोलेंगे कि तुमको इसी दिन के लिए इतना पढ़ाई लिखाए थे। हाँ तो बगावत करोगे तो भाई ये होगा। चलिए इसी चीज को थोड़ा भाषा में लिखिए। लिखिए, आंग्लवादियों का कहना था कि, हेडलाइन दे दें ये वाला, हेडलाइन नहीं दी है? अरे भाई जब ये सब लिख रहे थे तो ये लिखे तो होंगे ना भाई, तो हो गया हेडलाइन। 2 बार थोड़ी हेडलाइन देना है। देखिए, आंग्लवादियों का कहना था कि, आंग्लवादियों का कहना था कि ऊपर के स्तर पर आंग्लवादियों, देखिए तो हो क्या रहा है, थोड़ा सा जुकाम हो गया है तो आवाज में थोड़ा डिफरेंस कभी कभी हो जाता है। आंग्लवादियों का कहना था कि ऊपर के स्तर पर उच्च भारतीय वर्गों को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से
शिक्षा दी जाए, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए और फिर यह शिक्षित भारतीय निचले वर्गों को शिक्षा प्रदान करेंगे, निचले वर्गों को शिक्षा प्रदान करेंगे। अर्थात शिक्षा छन छन कर नीचे के समूहों तक पहुंचेगी, जस्ट लाइक छन्नी के तरह, है ना। छन कर नीचे के समूहों तक पहुंचेगी। वस्तुतः, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। वस्तुतः सरकार की योजना भारतीय उच्च वर्ग के एक हिस्से को शिक्षित कर एक ऐसे मध्य वर्ग का निर्माण की जाए, जो रक्त एवं रंग में भारतीय हो, मतलब शकल भारतीय हो, ब्लड भी भारतीय हो, लेकिन दिमाग और खोपड़ी कैसा हो? अंग्रेज हो। हाँ, लिख दिए। रुचि में अंग्रेज हो। वो कहाँ चला गया? रक्त एवं रंग में भारतीय हो। ठीक है, यहाँ तक हो गया ना? एक सेकंड। हाँ, ठीक है। किंतु आचार विचार और रुचि में अंग्रेज हो। यह वर्ग सरकार और जनसाधारण के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सके। सरकार और जनसाधारण के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सके और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की बिक्री को प्रोत्साहित कर सके इस तरह ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की बिक्री को, हाँ, बिक्री को प्रोत्साहित कर सके। इस तरह एक शिक्षित भारतीय मध्य वर्ग निर्मित हो। इस तरह एक शिक्षित भारतीय मध्य वर्ग निर्मित हो जो ब्रिटिश हितों के लिए कार्य करे।
कार्य करे। पैराग्राफ चेंज कीजिए। ब्रिटिश हितों के लिए, हित समझ रहे ना, जो ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिश हितों के लिए कार्य कर सके। पैराग्राफ चेंज कीजिए। किंतु यह नीति सफल नहीं हो पाई। किंतु यह नीति सफल नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग नौकरी करेगा, पढ़ाने का धंधा वो टेंशन नहीं लेगा। ठीक है, ठीक है। कहा तो किंतु यह नीति सफल नहीं हो पाए क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति सरकारी पद प्राप्त कर अपने कार्यों में लग गए। सरकारी पद प्राप्त कर अपने कार्यों में लग गए और अन्य भारतीयों को शिक्षित करने का कोई विशेष प्रयास नहीं किए। कोई विशेष प्रयास अन्य भारतीयों को शिक्षित करने का कोई विशेष प्रयास नहीं किए। अन्य भारतीयों को शिक्षित करने का कोई विशेष प्रयास नहीं किए। इतना ही नहीं, इस शिक्षा नीति से देसी विद्यालयों की अवहेलना हुई। देसी विद्यालय की अवहेलना हुई और सार्वजनिक शिक्षा की अवधारणा को ठेस पहुंची। इस सिद्धांत में शिक्षा का दायित्व मतलब जिम्मेदारी है ना। इस सिद्धांत में शिक्षा का दायित्व सरकार स्वयं से हटाकर अन्य भारतीयों पर सरकार ने स्वयं से हटाकर अन्य भारतीयों पर आरोपित कर दिया। अन्य भारतीयों पर आरोपित कर दिया जो स्वयं औपनिवेशिक शासन में शासित हो रहा था। इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं कि फाइनली ब्रिटिश शिक्षा नीति से क्या घाटा हुआ, क्या फायदा हुआ, यानी क्या मूल्यांकन वाला जो पोर्शन है, यानी इसका सकारात्मक और नकारात्मक वाला भाग। ठीक है, तो इसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, मतलब मिटा करके फिर लिखेंगे, फिर इसी में अरेंज करेंगे। वीडियो को कंटिन्यू ही देखना है, इसको रोकना नहीं है। ठीक है, जो वीडियो चल रहा है वो कंटिन्यू ही रहेगा। इसको हालांकि क्लास ऑफलाइन के मामले में कल पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन ऑनलाइन में ये कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, तो आप पॉज कर दीजिए इसको।